नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में अपन ने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था। आज अपन क्लोरोफॉर्म का ही एक दूसरा जो प्रोडक्ट उसी तरह बनता है उसका नाम है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म पढ़ने वाले हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला था CHCl3, तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। जो भी अपन चीज़ें पढ़ने वाले हैं सेम चीज़ें हैं, इसलिए मैं उसी के साथ साथ ही बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। तो हेडिंग डालें आप कॉपी में, आयोडोफॉर्म डाल लें, उसके बाद में हेडिंग डालें प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं आयोडोफॉर्म का निर्माण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया पहले बार मैंने आपको बताया था हैलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया में जो अपना NaOH है, इस NaOH की क्रिया अपन करवाते हैं दोस्तों आयोडीन से। तो अपने को मिल जाएगा NaOI। और इसके बाद जो NaOH है इसका नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइड। पहले बार क्लोरीन था इसलिए बना था सोडियम हाइपोक्लोराइड। अभी आयोडीन है इसलिए नाम होगा सोडियम हाइपोहैलाइड। इस सोडियम हाइपोहैलाइड, हाँ, इसके साथ साथ ही और भी कुछ बनेगा, तो NaI और बन जाएगा साथियों H2O। इस तरह से रिएक्शन होती है। 2 Na है तो ये 2 Na हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो गई। अब अपन बात करते हैं ये जो सोडियम हाइपो आयोडाइड है यही आगे रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए किस तरह से कर रहा है। यहाँ मैंने आपको बता रखा है, या तो एथेनॉल ले लो या आप क्या ले लो, एसिटाल्डिहाइड ले लो अथवा कीटोन ले लो। तो इसकी अभिक्रिया करवा दो किससे, NaOI से। मिलेगा क्या, तो मैंने आपको बता रखा है इसकी एक ट्रिक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो और बना दो क्या, CH3CHO। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो बच गया केवल ऑक्सीजन। ठीक है, अगले ही स्टेप में क्या करवा दो, ये जो आपका बना है CH3CHO इसकी अभिक्रिया वापस से करवा दो NaOI से। जितने हाइड्रोजन है उतने ही आयोडीन चाहिए। 3 हाइड्रोजन है तो 3 आयोडीन आप ले लीजिए। तो 3 आयोडीन के लिए 3 NaOI से गुणा होगा। तीनों हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होंगे और आयोडीन के स्थान पर लगेंगे, और आयोडीन तीनों यहाँ से हट करके कहाँ लग जाएगा, कार्बन के पास। तो देखिए अगला स्टेप में क्या बन रही है, CI3CHO क्या था, CH3 था, तो तीनों हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ गया, आयोडीन। 3 हाइड्रोजन हट करके कहाँ जाएगा, आयोडीन के स्थान पर, तो बन जाएगा 3NaO। ऐसा तो पहले ही था NaO, आयोडीन के स्थान पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। रिएक्शन आ रही समझ में। चलो देखिए अगले ही पद में क्या होगा, ये जो NaOH है इसी से रिएक्शन करेगा तो मिल जाएगा क्या, CI3CHO। इसकी अभिक्रिया करवा दो NaOH से। जैसे आप इसकी अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं ये वाली स्टेप को आप एक साथ लिख दें, और बाकी जो बच गई CHI3 इसको आप एक साथ लिख दें, CHI3CI3H, और बच क्या गया NaOCHO HCOONA। NaOCHO लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है दोस्तों। ये था आयोडोफॉर्म, और इससे अपन आयोडोफॉर्म बना चुके हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या है। तो अगला हेडिंग डालें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म। क्या है अगला? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जहां क्लोरोफॉर्म रंगहीन था, वहीं आयोडोफॉर्म पीले रंग का विलयन है। आयोडोफॉर्म क्या है दोस्तों? पीले रंग का एक रव्यदार ठोस पदार्थ है, और इसको आपको अच्छे से याद भी रखना है, ये जल में अविलय है। जबकि क्लोरोफॉर्म क्या था? जल में घुलनशील था, ये जल में अविलय है। देखिए पहला, यह पीले रंग का ठोस पदार्थ है। दूसरी बात, जल में अविलय। और तीसरी बात है इसी के अंदर, जल में अविलय होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर विलय हो जाते हैं। तो कार्बनिक विलायक में घुलनशील। आ रही बात समझ में? चलो अब इसकी एक बात और है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आयोडीन युक्त जो भी कार्बनिक यौगिक है वो बहुत क्रियाशील होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं CHI3 RT पर अपघटित हो जाते हैं। यानी ये रूम टेम्परेचर पे ही, जैसे आपका गर्मी के दिनों में है तो रूम टेम्परेचर पे ही ये क्या होगा? अपघटित होगा। और इसका जो होता है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 392 केल्विन, इसका मतलब 19 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है? तो रूम टेम्परेचर होता है जनरली 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो इतना ज़्यादा अस्थायी है कि ये कमरे के ताप पर ही क्या हो जाता है साथियों? अपघटित हो जाता है। चलो आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। जिस तरह से क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया नहीं कर रहा था दोस्तों, लेकिन आयोडोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कर लेता है। तो यहां लिख सकता हूं CHCl3 AgNO3 के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि CHI3 क्रिया कर लेता है तथा पीला अवक्षेप देता है। क्लोरोफॉर्म कैसा दे रहा था? तो क्लोरोफॉर्म दे रहा था दोस्तों श्वेत अवक्षेप, और शुद्ध क्लोरोफॉर्म तो इनफैक्ट यहाँ तक रिएक्शन ही नहीं कर रहा। शुद्ध क्लोरोफॉर्म रिएक्शन नहीं करता है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है। अब देखिए इस आयोडोफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर यदि मैं बात करूं पहले नंबर पे CHI3 की अभिक्रिया, अगर यदि इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं अल्कोहलिक की वजह से, जब आप अल्कोहलिक की वजह से इसकी रिएक्शन करवा रहे थे, तो जिस तरह से क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करके फॉर्मिक अम्ल बना रहा था, सेम ये भी फॉर्मिक अम्ल ही बनाएगा। इसके भी 3 मोल ले लीजिए, यहाँ से भी बन जाएगा HCOOH और मिल जाएगा 3KCl + 3H2O। अगर क्लोरोफॉर्म से इसकी तुलना की जाए तो क्लोरोफॉर्म भी इसी तरह से देगा रिएक्शन CHCl3
3KOH, ये भी रिएक्शन वही बना रहा था HCOOH प्लस 3KI, सॉरी यहाँ पर I आएगा दोस्तों, और यहाँ आएगा KCl प्लस 3H2O। कुछ नहीं है, जहाँ आयोडीन है वहाँ क्लोरीन हो जाएगा और रिएक्शन सेम होती है। चलो इसके बाद में बात करते हैं, अगर यदि मैं इसकी रिएक्शन सिल्वर चूर्ण के साथ करवा देता हूँ, दूसरी रिएक्शन है Ag चूर्ण के साथ, तो Ag चूर्ण के साथ भी वही बनाएगा जो क्लोरोफॉर्म बना रहा था। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब सिल्वर धातु के साथ करवा देते हैं तो अपने को मिलता है एसिटिलीन। अगर यदि आपको ये रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो आप पिछली वाली रिएक्शन में इसको सबको मैंने डिटेल पूर्वक बता रखा है, ठीक है ना दोस्तों। तीसरी रिएक्शन है, अगर यदि मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं प्राथमिक एमीन से, तो देखिए प्राथमिक एमीन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाया था, यहाँ पे भी मिथाइल आइसोसाइनाइड ही बनेगा। तो देखिए किस तरह से बन रहा है, CHI3 की अभिक्रिया करवा देते हैं RNH2 से, जितने आयोडीन है उतने ही क्या लेना, 3KOH। रिएक्शन करवा दीजिए तो RN तो ऐसा कैसे रह जाएगा RN, और ये क्लोरोफॉर्म वाला आयोडोफॉर्म वाला C, बस आप लिख दीजिए 3KI प्लस 3H2O। ये भी आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, अगर R की जगह CH3 आ जाए तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाता है, सेम वही है। चौथा है जो अब डिफरेंट है वो ये है कि अगर यदि आप आयोडोफॉर्म को गर्म कर देते हैं, आयोडोफॉर्म को क्या कर दे दोस्तों, गर्म कर देते हैं, तो यहाँ डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है कि बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है, बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है, ये एक डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। बाकी जो भी रिएक्शन थी सारी रिएक्शन वो को वही है। 5वें नंबर पे बात करें, अगर यदि मैं इसका अपचयन करवा दूं, अपचयन भी वही रिएक्शन है दोस्तों, जैसे कि मैं लिख रहा हूं CHI3 की अपचयन करवा दिया, तो यहां से 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो मिल जाएगा CH2I2 प्लस HI। ये थी आयोडोफॉर्म के कुछ रासायनिक गुण। आयोडोफॉर्म के जितने भी रासायनिक गुण हैं साथियों, वो सारे के सारे क्लोरोफॉर्म के समान ही हैं, और क्लोरोफॉर्म में मैंने 2 पार्ट के अंदर पूरी डिटेल से इस रिएक्शन को समझा रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ और जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CCl4। अगली अभिक्रिया, अगला जो अपन बात कर रहे हैं टॉपिक पे, वो है आपका CCl4 के बारे में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। व्यावसायिक रूप से इसको पायरीन बोलते हैं। पायरीन इसलिए बोलते हैं दोस्तों, आग बुझाने में काम में आ जाती है। जैसे कोई विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण है और उसमें आग लग गई है दोस्तों, तो विद्युत उपकरण में आग बुझाने में, और कहीं आग लग रही है तो नहीं बुझाएंगे, केवल विद्युत उपकरण में आग लग रही है तो ही बुझाएंगे। चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले निर्माण की विधि, निर्माण की विधियां, निर्माण किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले जो निर्माण की विधि है वो है क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दीजिए तो मिल जाएगा क्या, सनलाइट की प्रेजेंसी में रिएक्शन होगी CCl4 प्लस HCl। बहुत ही सिंपल विधि है, मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से बताया है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में। अब बात करते हैं
दूसरी विधि की ओर। इसकी दूसरी विधि है, अगर यदि आप कार्बन डाइसल्फाइड के से रिएक्शन करवा देते हैं CH2 की क्रिया Cl2 से कराने पर, कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन से करवाने पर भी अपने को क्या मिल जाएगा, CCl4 मिल जाएगा। देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है, CH2 प्लस Cl2, और ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी AlCl3 की प्रेजेंस में। अब जब AlCl3 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा क्या, CCl4 प्लस बना लेगा H2Cl2। अब ये जो H2Cl2 बना दोस्तों, ये वापस से कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगा। देखिए किस तरह से कर रहा है, CH2 की अभिक्रिया करवा देते हैं H2Cl2 से। रिएक्शन में वही लेना है AlCl3, एक कार्बन 2 क्लोरीन, 2 से गुणा होगा 4 CCl4 प्लस 6 सल्फर, यानी कि ये बनेगा क्या, या तो 6 सल्फर बनेगा या इसको ऐसे लिख सकते हैं S6। तो ये थी CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण की विधि। एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके IUPAC नाम क्या होते हैं दोस्तों। तो देखिए डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ IUPAC नाम। एक तो मैंने बताया था CHCl3 क्लोरोफॉर्म, दूसरा है CHI3 आयोडोफॉर्म, और तीसरा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही क्या बोलते हैं, पायरीन। तो देखिए एक बार इसके IUPAC नाम। क्लोरोफॉर्म में जो IUPAC नाम है, 3 क्लोरीन है तो आ जाएगा दोस्तों ट्राइक्लोरो, और एक कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैथेन। इसी तरह से आयोडोफॉर्म का नाम हो जाएगा IUPAC नाम ट्राई आयोडो मैथेन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरो मैथेन। ये IUPAC नाम भी आपको दोस्तों याद रखना चाहिए। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं इसके रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका अपचयन करवा दो। पहला अपचयन करवा दो। अपचयन करवाने से क्या मिलेगा, तो अपचयन करवाने से मिलेगा क्लोरोफॉर्म। अपन क्लोरोफॉर्म निर्माण के अंदर ये अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या है, CCl4 की अभिक्रिया में 2H जोड़ना, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, और अपचयक पदार्थ के रूप में आपको लेना है Fe+H2O। जब अपन इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मिलेगा CHCl3 प्लस HCl। ये थी सिंपल अपचयन करवा देने पर। अगर यदि मैं भाप के साथ गर्म करूं इसे, तो देखिए दूसरा जल वाष्प के साथ क्रिया। अगर यदि आप उच्च ताप पर जल वाष्प लेते हैं और जब तब क्रिया करवाते हैं तो देखिए क्या मिलता है, CCl4 की अभिक्रिया H2O से करवाते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 773 केल्विन। 773 का मतलब ही क्या होता है, 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जब आप जल वाष्प के साथ क्रिया करवाते हैं तो आपको मिलता है COCl2 प्लस 2 मोल ऑफ HCl।
क्या बोलते हैं इसको? पिछली बार बोला था, बता दीजिए फटाफट। हाँ, तो फॉस्जीन गैस मिलेगी, जो कि क्या है दोस्तों? अत्यंत जहरीली गैस है। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे रिएक्शन की बात करें तो इसकी रिएक्शन अगर यदि एथिलीन क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, डाइक्लोरोएथीन के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ भी Cl जोड़ दिया और यहाँ पे भी Cl जोड़ दिया। जब आप इसके साथ CCl4 की अभिक्रिया करवाते हो, CCl4 के साथ अभिक्रिया करवाते हो, तो ये जो CCl4 है इसमें से एक क्लोरीन एक कार्बन पे जुड़ेगा, बाकी जो CCl3 बचेगा वो दूसरे कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो मुझे मिलेगा क्या? CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ Cl और यहाँ Cl, ऐसा है। अब इसमें से एक क्लोरीन कम करके मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है ना। तो बचा क्या? CCl3 बच गया। एक सेकेंड, अब तो दिख गया ना। देखिए डाइक्लोरो एथीन के साथ क्रिया, ये है आपका डाइक्लोरोएथीन है। अब इसकी अभिक्रिया CCl4 से करवाते हैं। जब आप CCl4 से अभिक्रिया करवाते हैं तो एक क्लोरीन हटा करके एक कार्बन पे जोड़ दो, बाकी जो CCl3 बचेगा वो दूसरे कार्बन पे जोड़ दो। तो मैंने क्या किया? CH जोड़ दिया, ये दोनों क्लोरीन ऐसे कैसे लिख दिए। अब इस CCl4 में से एक क्लोरीन हटा करके मैंने कहाँ जोड़ दिया? यहाँ पे। बचा क्या? CCl3 बच गया, तो यहाँ पे इसको जोड़ दो CCl3। आगे बात समझ में। इसका क्या नाम होगा दोस्तों? तो इसका नाम होगा 1 2 3 हो गया। अब इसमें जहां जहां पे क्लोरीन है तो लिख दीजिए फटाफट से, कितने क्लोरीन है? तो एक नंबर पे 3 क्लोरीन है तो लिख दीजिए 1,1,1। 2 नंबर पे एक क्लोरीन है तो ये 2 नंबर पे लिख दिया। 3 नंबर पे 2 क्लोरीन है तो 3,3। टोटल कितने क्लोरीन है? 3 4 5 6। 6 के लिए क्या आता है? हेक्सा क्लोरो। और कुल कितने कार्बन की चेन है फटाफट बता दीजिए? 3 या 4? 3 है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोपेन। ठीक है दोस्तों। चलो चौथी अभिक्रिया की ओर बात करते हैं कि चौथी अभिक्रिया क्या है। वो अभिक्रिया है जल अपघटन। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो जल अपघटन होता है वो जल अपघटन होकर के CO2 देता है, जबकि पहले वाली रिएक्शन क्या दे रहा था? चाहे क्लोरोफॉर्म हो अथवा आयोडोफॉर्म, वो दे रहा था फॉर्मिक अम्ल। तो कुछ नहीं करना है, CCl4 की अभिक्रिया 4KOH से करवानी है। ठीक है ना। मैंने पहली ट्रिक बता रखी है, जितने क्लोरीन है उतना ही KOH लेना है। तो मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा CO2 प्लस 4 KCl प्लस 2H2O। ये रिएक्शन थी जल अपघटन की। अब अपन बात करते हैं इसके लिए अन्य जो अभिक्रिया है वो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है साथियों और अपने को याद भी रखना है। देखिए कौन सी अभिक्रिया है अगली। तो अगली अभिक्रिया है फ्यून गैस का निर्माण। फ्यून का निर्माण, और ये कितने नंबर पे है? तो ये है 5 नंबर पे। CCl4 की अभिक्रिया HF से करवाते हैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, SbF की उपस्थिति में करवाते हैं। तो सबसे पहली स्टेज में क्या होगा? एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और एक HF से क्रिया हो जाएगा। तो H तो चला गया, CFCl3 प्लस HCl बनेगा पहले स्टेज में। अगले ही स्टेज में क्या होगा दोस्तों? एक बार और ये रिएक्शन होगा तो देखो क्या होगा, CFCl2Cl3 प्लस HF, एंटीमनी SbF5 की प्रेजेंसी में रिएक्शन होगी, बनेगा क्या? CF2Cl2 प्लस HCl। ये जो बना है दोस्तों इसका नाम तो है फ्यून 11 और इसका नाम है फ्यून 12।
इसका नामकरण आपको मैं बाद में इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको अलग से ही फ्यून का नामकरण पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी लास्ट अभिक्रिया की ओर। वो अभिक्रिया है 6ठे नंबर पे और उसका नाम है राइमर टीमान अभिक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। पहले जो अपन ने राइमर टीमान पढ़ा था उस राइमर टीमान को बोलते हैं फॉर्मिलीकरण। पहले वाला कौन सा था? तो ये था फॉर्मिलीकरण, जबकि ये है दोस्तों कार्बोक्सिलीकरण। इस अभिक्रिया को बोलते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया को कार्बोक्सिलीकरण। क्या है? तो फिनोल की अभिक्रिया, ये आपका फिनोल है। इस फिनोल की अभिक्रिया CCl4 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ। तो मिलता है क्या? तो जहाँ पहले CHO समूह जुड़ रहा था ऑर्थो स्थिति पर, वहीं बनेगा क्या? COOH समूह। तो मिल जाएगा दोस्तों, इस तरह से एक रिएक्शन होगी और यहाँ मिल जाएगा COOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल औषधि के लिए काम में आती है। औषधि में जैसे कोई पीड़कनाशी है, जीवाणुनाशी है, तो इस प्रकार की जो औषधियां हैं तो इसके निर्माण में काम में आती है। और आपने नाम सुना होगा एस्प्रिन। एस्प्रिन का निर्माण भी इसी से होता है। आपको अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा कि किस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड इससे क्रिया करके एस्प्रिन बनाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले जो चैप्टर है अपन, उसके अंदर अपन पार्ट में हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक उपयोग तो मैंने बता ही दिया दोस्तों कि आग बुझाने में काम में लेते हैं और एस्प्रिन सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में काम में लेते हैं। अभी बताया था फ्यून के निर्माण में काम में लेते हैं। तो ये कुछ उपयोग है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।